नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन फूड चेन। इसके अंदर क्या है, हमने फूड चेन को पढ़ा था। फूड चेन में क्या था कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, की एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के पास एनर्जी का ट्रांसफर होना, ये फूड चेन थी। फूड चेन के हमने एग्जांपल किए थे कि जैसे प्लांट्स है, प्लांट्स को अगर डियर खा रहे हैं तो डियर को लायन खा रहे हैं, तो एनर्जी, प्लांट्स की एनर्जी किसके पास गई, डियर के पास, डियर की एनर्जी किसके पास गई, लायन के पास। अब है कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन फूड चेन, इसमें क्या आएगा, ये कह रहे हैं कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं, विच प्रोड्यूस देयर ओन फूड, विच प्रिपेयर देयर ओन फूड, विच प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपना फूड खुद बनाते हैं, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, मतलब सन एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इनकी हेल्प से जब वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स। अब बात चल रही है कि ये देखो प्रोड्यूसर्स ने क्या किया, सनलाइट की एनर्जी को लिया, सन एनर्जी को लेके उसने अपना फूड प्रिपेयर कर लिया। अब यहां इसको सन एनर्जी भी बोल सकते हैं, इसको लाइट एनर्जी भी बोल सकते हैं। अब जो ये प्रोड्यूसर्स थे, प्रोड्यूसर्स को कौन लेकर खाया, हर्बीवोर्स ने। यहाँ पे एक फूड चेन भी बना सकते हैं कि यहाँ प्लांट्स है, ठीक है, यहाँ डियर है, हर्बीवोर्स, कि हर्बीवोर्स कौन होते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म विच ईट्स ओनली प्लांट्स, वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ किसको खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, वो क्या होते हैं, हर्बीवोर्स। अब हर्बीवोर्स के बाद क्या आएगा, भी इनको भी कोई खा रहा है, वो होते हैं कार्निवोर्स। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया लायंस विच ईट्स ओनली फ्लैश, ठीक है। फिर कुछ ऐसे भी होगा जो कार्निवोर्स को खाते हैं, वो क्या होगा, टॉप कार्निवोर। एग्जांपल यहां से ले सकते हो, स्नेक को खाता है हो ईगल, वो टॉप कार्निवोर्स में आ जाएगा। ये है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की, यहां से एनर्जी चली, यहां से एनर्जी मिलनी स्टार्ट हुई, और यहां से एनर्जी जब स्टार्ट हुई तो इस एनर्जी को किसने लिया, प्लांट्स ने, और प्लांट्स से इस एनर्जी को किसने लिया, हर्बीवोर्स ने, और हर्बीवोर्स से एनर्जी किसके पास गई, कार्निवोर्स, और कार्निवोर्स से गई टॉप कार्निवोर्स। अब आता है कि अगर ये सारी चीजें डेड हो गई, प्रोड्यूसर्स खत्म हो गए, खत्म का मतलब मैं पर्टिकुलर प्रोड्यूसर्स की बात करूं, यानी सारे ऑल प्रोड्यूसर्स नहीं, मान लो कोई प्लांट की डेथ हो गई, उनको कौन खाएगा, जो उनको डीके करेगा, डीके इन द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स, दे आर कॉल्ड द डीकम्पोजर्स। ये खत्म हो गई, इनकी डेथ होगी, डेथ होने के बाद इनका डीके करेगा, वो डीके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे आर कॉल्ड द डीकम्पोजर्स। हर्बीवोर्स मर गए, उनको डीके करेगा, वो डीकम्पोजर्स। इस तरीके से कार्निवोर्स को भी डीकम्पोजर्स, टॉप कार्निवोर्स को भी डीकम्पोजर्स। मतलब डीकम्पोजर्स को एनर्जी कहां से मिल रही है, हर एक की डेड बॉडी से जो एनर्जी उनके पास होती है। एक्चुअल में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म की जो एक एनर्जी होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उसको डीकम्पोज करते हैं, मिक्स इनटू द सोयल एंड बैक ऑल द न्यूट्रिएंट्स टू द सोयल। वो क्या करते हैं, इनके पास जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स वापस किसके अंदर मिक्स कर देते हैं, डीकम्पोज करके सोयल में। ये होता है डीकम्पोजर्स का रोल, ठीक है। अब यही था ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। सबसे पहला इसमें आता है फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या है कि देखो ध्यान से कि फर्स्ट स्टेप में कि जो सन से लाइट स्टार्ट हो रही है, तो सन की जितनी भी एनर्जी है ना, उसका 1% एनर्जी, द 1% ऑफ सन्स एनर्जी falling on the leaves is used by the plants in the process of photosynthesis। देखो कंफ्यूजन क्या रहते हैं कि बच्चा देखता है कि 10%, जो मैंने भी आपको बताया था वो एक समझाने के लिए था, यहां से जब एनर्जी चली तो सिर्फ 1% चली। अब मान लो इसने 5000 किलोजूल एनर्जी को ट्रांसफर किया है ना, अगर ये 5000 किलोजूल हीट एनर्जी दे रहा है, तो प्लांट्स अब 5000 का 1% 50, अब यहां इसको मिल रही है 50 किलो जूल, प्लांट्स उसके सिर्फ 50 किलो जूल एनर्जी ही ले रहे हैं।
यहीं से गलती आती है, न्यूमेरिकल्स जो बात है, हर एक का 10% निकालना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने पिछले उसमें आपको पिछले टॉपिक में बताया था ना, मैं भी उसका 10% बताया था, आपको कैलकुलेशन के लिए बताया था। एक्चुअल में जो सन एनर्जी जो होती है ना, एक्चुअल सनलाइट एनर्जी कितना परसेंट होता है? 1%। सन से ले ली इसने 1%। अब प्रोड्यूसर्स को खाया किसने? हर्बीवोर्स ने। प्रोड्यूसर्स के पास एनर्जी है 50। अब आगे 10% जाएगी, इसका 10%, तो हर्बीवोर्स को एनर्जी मिली 5 किलो। जो लेवल्स है ना, हर एक लेवल में 10% ट्रांसफर होगी, लेकिन सनलाइट का सिर्फ 1% यूज होगा। ये 5 का, अब इसको कितनी मिलेगी? 5 इंटू 10/100, 0.5 किलो जूल। और 0.5 का 10% 0.05 किलो जूल। ये एनर्जी ट्रांसफर होती है। फर्स्ट लेवल में क्या था? फर्स्ट स्टेप में सिर्फ इतना ही है कि only the 1% of the sun energy is used by the producers in the process of photosynthesis. What is photosynthesis? The preparation of their own food with the help of sunlight, carbon dioxide and water. कि प्रोड्यूसर्स ने क्या करना है? अपना फूड बनाना है सनलाइट की, कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर की प्रेजेंस में। और फूड बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर सन एनर्जी का 1% यूज प्लांट्स कर लेते हैं। ये है फर्स्ट स्टेप। सेकंड में क्या है कि द प्लांट्स आर ईटन अप बाय द हर्बीवोर्स। प्लांट्स को कौन खा रहा है? हर्बीवोर्स। एंड द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द प्लांट फूड इज ट्रांसफर्ड विद द फूड टू हर्बीवोर्स। अब एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि इसके पास इतनी एनर्जी है, इसका मतलब है कि प्लांट्स के पास जो केमिकल एनर्जी थी, उस केमिकल एनर्जी का 10% आगे ट्रांसफर होगा। हर्बीवोर्स की केमिकल एनर्जी का 10% यहां ऐसे तो ट्रांसफर ऑफ 10% एंड द रिमेनिंग जो बच गए यूटिलाइज विच इज रिलीज बाय द हर्बीवोर्स एज द हीट एनर्जी टू द एनवायरनमेंट। ये क्या बोला? द हर्बीवोर्स यूटिलाइज दिस एनर्जी फॉर देयर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। कुछ एक्टिविटीज, रिमेनिंग एक्टिविटीज के अंदर एनर्जी यूज होगी, और जो रिमेनिंग जो बच जाती है ना, वो एक टाइप में हीट एनर्जी के टाइप में वो क्या होते हैं? एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी जाती है, हीट एनर्जी के टाइप में। फिर आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप के अंदर क्या है कि जो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द फ्लैश, अब इनके अंदर जो केमिकल एनर्जी जो स्टोर्ड है उसमें क्या होगा? is transferred with the food to the carnivores and the carnivores utilize this energy for their various metabolic activities. रेस्पिरेशन में भी रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होता है? फूड ब्रेक डाउन होता है, कार्बन उसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है बॉडी में। अब इनके पास जो एनर्जी थी, इनको कितनी मिलेगी? उसकी केमिकल एनर्जी का 10% और बाकी रिमेनिंग एनर्जी की कहां चली जाएगी? हीट एनर्जी के टाइप में रिलीज कर दी जाएगी। जो एनर्जी मिली है उस एनर्जी का यूज किया जाएगा किसके अंदर? फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, रेस्पिरेशन या फॉर डिफरेंट बॉडी एक्टिविटीज, लाइफ प्रोसेसेस। तो एनर्जी इज नॉट बी कुछ ना डिसीजन लिए इकोसिस्टम का। सबसे पहला कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी इज ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को ना ही तो आप क्रिएट कर सकते ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते। दूसरा, देयर इज अ कंटिन्यूअस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के पास एनर्जी का ट्रांसफर होना। एट ईच ट्रॉफिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म सम ऑफ एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म। हर एक ट्रॉफिक लेवल के ऊपर कुछ एनर्जी यूटिलाइज होती है, बाकी सब रिलीज कर दी जाती है। थोड़ी एनर्जी यूटिलाइज हुई है, बाकी रिलीज। There is the loss of energy at each energy transfer in the various trophic level which goes into the environment. हर एक ट्रॉफिक लेवल पे जो है, जो रिमेनिंग जो एनर्जी बच रही है वो हीट एनर्जी के टाइप में क्या हो रहा है? रिलीज की जा रही है। उसी को क्या बोल रहे हैं? ये हीट एनर्जी। ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है 10% लो। इसी से निकालेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है 10%। अब 10% लो सबसे पहले तो जो भाई डिस्कवर किसने किया था? लिंडेमैन ने। ठीक है। और 1942 में। और एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू 10% लो था क्या कि ओनली 10% ऑफ एनर्जी एंटरिंग अ पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म
इज अवेलेबल फॉर ट्रांसफर ऑफ नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल। ये क्या कह रहे हैं, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल के पास सिर्फ एनर्जी कितनी ट्रांसफर की जाती है, 10%। कि अकॉर्डिंग टू 10% लॉ ओनली 10% ऑफ एनर्जी एंटरिंग अ पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल, हर एक ट्रॉफिक लेवल के अंदर सिर्फ 10% एनर्जी एंटर करती है, जो कि क्या होता है उस लेवल से फिर नेक्स्ट में जाती है। एनर्जी अवेलेबल एट ईच सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल इज 10% ऑफ प्रीवियस लेवल। ये क्या बोले, सक्सेसिव का मतलब होता है अगला, प्रीवियस का मतलब पिछला। इसकी जो एनर्जी है, इसका सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल ये है, इसका सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल ये है। अब इसकी बात करते हैं तो इसका सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल तो ये होगा, सक्सेसिव का मतलब होता है प्रीसीडिंग, अगला, और ये है प्रीवियस। ये क्या कह रहे हैं कि प्रीवियस का 10% लेगा तो 50 का 10% 5 किलो जूल हो गया, और ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट जो सक्सेसिव जो है ना ट्रॉफिक लेवल उसको भी खुद का 50% देगा, तो 5 का 10% कितना हो गया, 0.5। तो 50 के अकॉर्डिंग अगर हमने देखा 50 था, 10% इसने लिया 5 किलो जूल। अब इसके लिए सक्सीडिंग ग्रुप कौन सा है ट्रॉफिक लेवल, ये, तो 5 का 10% अगेन कितना निकल जाएगा, 0.5 किलो जूल। तो जरूरी नहीं है कि पेपर में 5000 ही दे, वो 4000 दे सकता है, 10000 दे सकता है, कितना भी यहां से लेके चलने हैं। जब यहां से 5000 किलो जूल से लेके चलोगे, इसका 1% तो प्रोड्यूसर्स को, उसके बाद हर एक ट्रॉफिक लेवल पे 10% एनर्जी ट्रांसफर होती जाएगी। आपके पास नेट एनर्जी लेवल निकल जाएगा कि अगर पूछ लिया कि थर्ड एनर्जी लेवल पे कितना है, तो ये रहा, फर्स्ट पे ये रहा, सेकंड पे, मतलब जो हर एक ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी कितनी बचेगी। 5000 की जगह कुछ भी हो सकता है, न्यूमेरिकली आता है जैसे ये, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर इसने अगर यहाँ 20,000 दे देता तो 20 के अकॉर्डिंग ये कितना निकलता, देखो अगर ये 20,000 हो तो 20,000 का 1% 200, तो ये हो गया 200 जूल। 200 का 10% 20, 20 का 10 2, 2 का 10 0.2, ये न्यूमेरिकल, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पेपर में आते हैं कि जो जैसे कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू लायन इन द फॉलोइंग फूड चेन, वो फूड चेन दे देगा, वो कह रहे हैं लायन को कितनी एनर्जी मिल रही है व्हेन जो सनलाइट है, जो 20 सन जो है 20,000 जूल एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। तो हम लाइन के कैसे निकालेंगे, पहले 20,000 का 1% निकाल के प्लांट्स का निकालेंगे, 200 जूल निकलेगा, इसका 10% निकाल दिया 20 जूल निकल गया, डियर को 20 जूल मिला, इसका 10% निकाल दिया 2 जूल, तो लाइन को कितनी एनर्जी मिली 2 जूल। तो 1% सनलाइट का आगे हर एक ट्रॉफिक लेवल के 10%, प्रीवियस का भी 10, सक्सीडिंग को 10 पास करता है, प्रीवियस से 10 लेता है, बस इतने ध्यान रखना। गेन करता है प्रीवियस से 10% और नेक्स्ट जो सक्सीडिंग है उस पर 10% पास करता है, इतनी ये रूल ध्यान रखना, ठीक है, ओके। कि एक्युमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन फूड चेन, इसमें क्या है, ये कह रहे हैं कि कुछ हार्मफुल जो पेस्टिसाइड्स है जैसे इंसेक्टिसाइड्स है, इनका लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिक्स होना, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए कहाँ हार्मफुल है, ये चीज नोट करनी है। तो एक्युमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स सच एज पेस्टिसाइड्स, कह रहे हैं जैसे पेस्टिसाइड्स है। अब देखो पेस्टिसाइड जो है वो प्लांट्स को देते हैं, तो प्लांट से ट्रांसफर होते हैं एनिमल्स के पास, ठीक है, एंड थ्रू द फूड चेन इज कॉल्ड द बायो कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स। क्योंकि बायो कंसंट्रेशन मतलब है क्योंकि फूड चेन के थ्रू ट्रांसफर हो रहे हैं। अगर प्लांट्स के पास पेस्टिसाइड है तो उसका कुछ परसेंट एनिमल्स के पास भी आ रहे हैं, यही होता है बायो कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स। और यहीं से डेफिनेशन निकलती है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होते हैं, द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, ये कह रहे हैं इंक्रीज in concentration of chemical pesticides
या केमिकल सब्सटेंसेस इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हर एक लिविंग बॉडी ऑर्गेनिज्म के, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास कुछ अमाउंट केमिकल पेस्टिसाइड की, और वो इंक्रीज होती रह रही है। कैसे? एट ईच ट्रॉफिक लेवल, एट ईच ट्रॉफिक लेवल, हर एक ट्रॉफिक लेवल के ऊपर वो इंक्रीज हो रही है। किसके थ्रू? ऑफ अ फूड चेन, ऑफ अ फूड चेन। इस कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। एक नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक नंबर के लिए। क्या हुआ समझिए जरा। प्लांट्स है, प्लांट्स को हमने ना इंसेक्टिसाइड दे दिए, पेस्टिसाइड दे दिए, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स डाल दिए। किस लिए? फॉर गेनिंग द बेस्ट यील्ड ज्यादा मिले, क्रॉप्स ज्यादा मिले। हमने ये केमिकल सब्सटेंसेस उसको दे दिए, उसने अब्सॉर्ब कर लिए। अब ये प्लांट से फूड मिला और यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर ह्यूमन बीइंग्स इसने क्या कर लिया? इसको अडॉप्ट कर लिया। क्या होगा? ये 10% एनर्जी, जैसे एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं वैसे वैसे पेस्टिसाइड के अमाउंट भी, केमिकल सब्सटेंस भी ट्रांसफर कर रहे होंगे हर एक ट्रॉफिक लेवल पे। तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि यहाँ जितना ज्यादा आप इंक्रीज करोगे तो उतना अमाउंट यहाँ मिल रही है। तो यही होता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस लाइक पेस्टिसाइड इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉफिक लेवल। हर ट्रॉफिक लेवल के ऊपर, हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है, उसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। जैसे ग्रास है, ग्रास ऊपर खा रहे हैं, कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस। अब देखो कोई भी एक चेन है, जैसे एक चेन ले ली, चेन नोट कीजिए। ग्रास को ग्रास ऊपर को फ्रॉग को स्नेक को पिको। मैक्सिमम जो है कंसंट्रेशन किसके पास होगी केमिकल सब्सटेंसेस की? मैक्सिमम पिकॉक के पास। अब ये ध्यान रखना, इस चीज को समझने की कोशिश करना। मैक्सिमम इसके पास क्यों है कि द इन ऑर्डर, ये देखो कि जो फर्स्ट है फूड चेन इन्वॉल्व्स द गिवन ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म व्हिच हैज द हायर ट्रॉफिक लेवल इन द फूड चेन व्हिच हैव द हायर concentration of chemical substances. The grass is eaten by grasshopper, grasshopper is eaten by frog, frog is eaten by snake, and snake is eaten by the peacock. तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस किसके पास रहेगी? पिकॉक के पास। समझने की बात है, जनरल सेंस में लेना, लीस्ट एनर्जी इसके पास होगी, लीस्ट एनर्जी सबसे कम होगी, और केमिकल सब्सटेंसेस सबसे ज्यादा इसके पास होंगे। क्यों? देखो इसके पास थे, ट्रांसफर हुए, इसके पास पहले से भी कुछ केमिकल सब्सटेंसेस थे, मिक्सअप हो गए, इसने आगे दे दिए, तो केमिकल सब्सटेंसेस की अमाउंट क्या होती है? आगे आगे इंक्रीज होती है, और एनर्जी की अमाउंट आगे आगे क्या होती है? डिक्रीज होती है। इस ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी लेवल डिक्रीज होगा और कंसंट्रेशन अमाउंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं डिप्लेशन ऑफ ओजोन। डिप्लेशन ऑफ ओजोन में क्या है कि सबसे पहले तो ओजोन बना कैसे? देखो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, है ना। ओजोन होता क्या है? ओजोन होता है O3। O3 बना कैसे? जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंबाइन हुआ नेशेंट ऑक्सीजन के साथ या यूवी रेडिएशन के साथ। डिप्लेशन ऑफ ओजोन, डिप्लेशन ऑफ ओजोन में क्या है कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके ऊपर सनलाइट, लाइट की यूवी रेडिएशंस आई। ये ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे यूवी रेडिएशंस है। यूवी बोले तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। जैसी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आई तो क्या हुआ? ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ये O+O के अंदर क्या हो गया? ब्रेक हो गया ऑक्सीजन के अंदर।
ऑक्सीजन एटम के अंदर ब्रेक डाउन हो गया। अब क्या होगा, जो ये फ्री ऑक्सीजन द प्रोड्यूस्ड आर वेरी रिएक्टिव। तो ये फ्री ऑक्सीजन है ना, इसको फ्री ऑक्सीजन बोला जाता है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इट इज वेरी रिएक्टिव विद एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इनटू फॉर्म ओजोन। ये क्या होगा, जो ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है उसके साथ ये फ्री ऑक्सीजन जो है, फ्री ऑक्सीजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, तो रिएक्ट करके क्या बना देती है, O3। इस रिएक्शन को वैसे केमिस्ट्री में जो कोई चीजें कंबाइन होती है उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। ये वही O3 है कि जब एक पहले तो जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, यूवी रेडिएशंस आई तो वो दो एटम के अंदर ब्रेक डाउन हो गए, फ्री ऑक्सीजन के अंदर O+O। अब जो फ्री ऑक्सीजन है वो फ्री ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगी, क्योंकि जो फ्री ऑक्सीजन है ना, फ्री ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव, इज वेरी रिएक्टिव, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, तो ये क्या बना देती है, O3। तो ये कह रहे हैं कि द ओजोन लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। देखो अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक लेयर बनी हुई है, ओजोन लेयर, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जितनी भी सनलाइट रेडिएशंस आती है ना, सारी सनलाइट रेडिएशंस के अंदर यूवी रेडिएशंस को अर्थ के ऊपर आने से यही प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, ओजोन लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ बिकॉज इट एब्सॉर्ब द मोस्ट ऑफ हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। वो मैक्सिमम यूवी रेडिएशंस को क्या करती है, एब्सॉर्ब कर लेती है यूवी लेयर। अब यूवी रेडिएशंस जब नीचे नहीं आएंगी तो यहाँ पे डिफरेंट जो रेडिएशन से जो डिसीज होती है, फॉर एग्जांपल स्किन कैंसर या कुछ अदर, तो वो कैंसर डिसीज नहीं होगी। इसलिए कहते हैं ये जो यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्शन के लिए ओजोन लेयर हमारे लिए क्या है, ह्यूमन लाइफ के लिए या फिर लाइफ सर्वाइव ऑन अर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, कहते हैं डिप्लेशन का मतलब होता है कि ये इसके अंदर जो होल्स आए हैं, ओजोन लेयर के अंदर होल आ गए हैं, ये खराब खत्म होने लगी है। ये क्यों हुआ है, डिप्लेशन खत्म क्यों हो रही है, कि most of the amount of ozone is getting depleted due to which the ozone layer in the upper atmosphere is becoming the thinner and thinner day by day, and the depletion of ozone layer is due to the use of chemical is called the CFC। CFC बोला जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। एंड CFC जैसे रेफ्रिजरेटर के अंदर भी CFC गैस ही फील होती है, ठीक है, एरोसोल्स के अंदर CFC होते हैं। तो जो CFC है वो केमिकल है विच आर वाइडली यूज्ड इन द रेफ्रिजरेटर एंड द एयर कंडीशनर एंड इन फायर एग्जिबिशंस द एरोसोल्स स्प्रेज CFC रिलीज्ड इनटू द एयर। एयर के अंदर CFC को रिलीज किया जाता है, वो रिएक्ट करती है ओजोन जो प्रेजेंट है ओजोन लेयर के ऊपर, उसको क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है। रिड्यूस होगी तो वहां से क्या करेगी, हार्मफुल रेडिएशंस अर्थ पर आने लगेंगे। ठीक है, उसके बाद कहते हैं लास्ट टॉपिक, सिलेबस आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। अब इसके अंदर देखो चार ही बातें हैं। एक तो होता है रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग में क्या होते हैं कि रिसाइकल करना, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है उसको रिसाइकल करना, उसको रीयूज करना। प्लास्टिक है जैसे, उसको मेल्ट कर लो, फिर से नया मटेरियल बना लो, ठीक है, या फिर प्लास्टिक का यूज ही मत करो, प्लास्टिक पॉली बैग्स का यूज ना करो, पॉली बैग्स यूज नहीं करेंगे तो उसकी जगह क्या यूज कर लो, कॉटन बैग्स कर लो, है ना। तो ये कह रहे हैं कि द सॉलिड वेस्ट लाइक द पेपर है, प्लास्टिक है, इनको रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आता है प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट। प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट में कंपोस्ट होता है खाद भी। देखो जो जैसे किचन वेस्ट होता है, किचन वेस्ट में क्या होते हैं, एक्स्ट्रा जो वेजिटेबल्स हो गई या फिर कुछ अदर किचन वेस्ट जो ऑर्गेनिक वेस्ट में आता है, प्लांट वेस्ट ले सकते हो, उसको क्या कर सकते हैं, डीकंपोज करवा सकते हैं और उसको वो कन्वर्ट हो जाएगा एक मैन्योर खाद के अंदर, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर देंगे, डीकंपोज कर देंगे। फिर आता है इंकिनरेशन,
इसमें क्या होता है कि इसका मतलब है रिड्यूसिंग टू ऐश, कि ऐश का यूज मत करो, ऐश का यूज कम कर दो, कि जहां से ऐश निकले, ऐश मतलब राख, जैसे कोयल वगैरह, रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द वेस्ट एंड दिस इज बिकॉज़ द लार्ज वॉल्यूम ऑफ वेस्ट मटेरियल इज बर्न। जितना ज्यादा वेस्ट होगा उसको बर्न करना पड़ेगा, बर्न करोगे तो पोल्यूशन अमाउंट बढ़ेगी, तो उसको भी खत्म कर दो। फिर आता है लैंडफिल्स। लैंडफिल का मतलब है कि जो कुछ अथॉरिटीज जो शहर की सिटी की बनी होती है, भी जो गलियों से कूड़ा इकट्ठा किया, और लैंडफिल मतलब जो खाली एरिया जो होता है वहां पे क्या कर देते हैं, उसको इकट्ठा कर देते हैं, वहां पे गिराते रहते हैं। तो लैंडफिल में क्या होगा कि जो डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट इन द पुटिंग इन द लो लेइंग एरिया ऑफ द ग्राउंड एंड कवरिंग इट विद द अर्थ इज कॉल्ड द लैंडफिल। जो एक खाली एरिया के अंदर कट किए, उसको इकट्ठा किए, वही क्या होता है, लैंडफिल। फिर वो क्या बोल रहे हैं कि उसको खाली, जो बिग सिटीज में भी यही होता है कि जैसे दिल्ली के अंदर इंद्रप्रस्थ इसका एग्जांपल है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन था। इंद्रप्रस्थ के अंदर लैंडफिल का यूज किया गया कि पूरे दिल्ली का कचरा इंद्रप्रस्थ में इकट्ठा किया जाता था, और अब वहां क्या बन गया, एक नेशनल पार्क। अब हिसार, अपने हरियाणा में हिसार में भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है यही, कि पूरे हिसार का कचरा वहां इकट्ठा किया जा रहा है, फिर वहां एक पार्क बन जाएगा। ये लैंडफिल्स का यूजेज है। तो दिल्ली इंद्रप्रस्थ का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, तो ध्यान रखना, दिल्ली में नेशनल लैंडफिल से पार्क कहां बनाया गया था, इंद्रप्रस्थ में। सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी है ये, तो इंद्रप्रस्थ ध्यान रखना, इंद्रप्रस्थ। सीवेज ट्रीटमेंट वही कि जो अनट्रीटेड जो सीवेज है उसको डंप इनटू द एयर एंड रिवर के अंदर डंप करने की बजाय उसको रीट्रीट कर लो, उसको फिल्टर कर लो। जो सॉलिड वेस्ट है वो एग्रीकल्चर में यूज किया जाए, और लिक्विड वेस्ट को अगेन रीयूज किया जाए। ठीक है, ओके। तो बेटा बायो आपका सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट हो गया। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट आपका हम बुक स्टार्ट करेंगे फिजिक्स विद द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ओके, थैंक यू।